हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम अपनी सिविल प्रोसीजर कोड की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑर्डर नंबर 34, सूट्स रिलेटिंग टू मॉर्गेजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। देखो इसके अंदर जो रूल्स है ना वो थोड़े से दिखते लंबे लंबे से हैं, लेकिन इतना कोई है नहीं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बेसिक सा ही है। तो एक स्टोरी समझ लो, स्टोरी बना के लिख दो, 3 मार्क्स 4 मार्क्स तक आएगा। 6 नंबर में उम्मीद नहीं है इसके अंदर कोई आ जाए, और बाकी तो प्री का क्वेश्चन हैं इसके ऊपर सारे के सारे। तो कंसेप्ट समझ आ गया आपको तो आप आंसर दे दोगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन आया कि फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन। अब भैया ये फोरक्लोजर क्या होता है, सेल क्या होता है, रिडम्पशन क्या होता है, इसके ऊपर ना मैंने वीडियो बना रखी है, तो एक बार वो ज़रूर देख लेना। टीपीए के कंसेप्ट में समझाया हुआ मैंने वाला टॉपिक, तो उनको समझ लेना। ठीक है, क्योंकि वो समझ आ गया आपको तो ये आराम से समझ आ जाएगा। तो क्वेश्चन आया फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन में पार्टीज टू सूट कौन होती हैं, कैसे होती हैं। भैया जिस बंदे का भी इंटरेस्ट है मॉर्गेज सिक्योरिटी में और रिडम्पशन की राइट में। मॉर्गेज सिक्योरिटी यानी कि मैंने ए ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो बी को दे दी, तो ये मॉर्गेज जो है एज ए सिक्योरिटी दी है ना, ये प्रॉपर्टी जो है एज ए सिक्योरिटी दी है, तभी तो इसको मॉर्गेज कहेंगे। तो इस प्रॉपर्टी में जिसका भी इंटरेस्ट है वो, और इस प्रॉपर्टी को रिडीम करवाने में जिसका इंटरेस्ट है वो सारे के सारे बंदों को पार्टीज टू सूट बनाया जाएगा। ओके, ये कंसेप्ट क्लियर। अब आगे चलते हैं एक्सप्लेनेशन में। एक्सप्लेनेशन कहता है कि भैया देखो, ये एक मॉर्गेजर है और ये मॉर्गेजी है 1 और ये मॉर्गेजी है 2। जो 1 मॉर्गेजी है वो है प्रायर मॉर्गेजी और सेकंड मॉर्गेजी जो है वो है प्यून मॉर्गेजी। प्यून मॉर्गेजी अगर सूट फाइल करे फोरक्लोजर का, सेल का, तो उसको प्रायर मॉर्गेजी को अपना पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्री का क्वेश्चन है ये, प्यून मॉर्गेजी को प्रायर मॉर्गेजी को पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो अब रूल 2 आता है कि भैया फोरक्लोजर सूट के अंदर प्रिलिमिनरी डिग्री कैसे पास होती है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि फोरक्लोजर सूट में क्या होता है। फोरक्लोजर सूट में सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, मॉर्गेजर की राइट्स, अगर फोरक्लोजर सूट पास हो गया, फाइनल डिग्री आ गई मॉर्गेजी के फेवर में, तो मॉर्गेजर की सारी राइट्स ख़त्म हो जाती हैं प्रॉपर्टी से। ठीक है, सुनना, फोरक्लोजर सूट में इफ़ द प्लेंटिव सक्सीड्स, अगर प्लेंटिव जीत जाता है तो कोर्ट जो है पहले प्रिलिमिनरी डिग्री पास करेगा। सबसे पहले प्रिलिमिनरी डिग्री के अंदर, अब ये जो कंसेप्ट है ना, ये सारा आगे भी आप यही समझने वाले हो सेम। अगर यहाँ पे समझ आ गया तो आगे के रूल्स बस ऐसे ही पढ़ लेना, फटाफट फटाफट हो जाएगा। ओके, फोरक्लोजर के सूट में अगर प्लेंटिव सक्सीड जीत जाता है, ठीक है, तो कोर्ट ने पहले प्रिलिमिनरी डिग्री पास करी। कोर्ट ने क्या कहा कि इस दिन तक के जितना भी प्रिंसिपल अमाउंट था, एक तो वो, ठीक है, साथ में उसका इंटरेस्ट। मैंने मान लो आपसे 10 लाख रुपए लोन लिया और बदले में अपना घर गिरवी रख दिया आपको, तो 10 लाख रुपए हो गए प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको चाहिए। आप हो मॉर्गेजी, मैं हूँ मॉर्गेजर। ठीक है, तो एक तो आपको 10 लाख रुपए चाहिए, साथ में आपको चाहिए इंटरेस्ट, अब तक का जितना भी लगा है वो हो गया। उसके बाद जो आपने सूट इंस्टीट्यूट करा है उसकी कॉस्ट तो देनी पड़ेगी ना मुझे, तो मैं वो को दूंगा। उसके अलावा और कोई कॉस्ट बनती हो, और कोई चार्ज बनता हो, और कोई एक्सपेंस बनता हो जो भी उस मॉर्गेज सिक्योरिटी से रिलेटेड है, साथ साथ जितना भी चीज़ें हैं उसके साथ इंटरेस्ट, ये जो कॉस्ट बनी है ना, इस कॉस्ट पे तो इंटरेस्ट लगना चाहिए, तो वो हो गया। तो कुल मिला के एक तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग रहा है वो, साथ में सूट की कॉस्ट, और तीसरा अगर उस मॉर्गेज सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई कॉस्ट लगी है, कोई चार्जेस लगे हैं, कोई एक्सपेंसेस लगे हैं, ये जो एक्सपेंसेस एंड चार्जेस है ना, ये उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए लगाए गए हैं। ठीक है, मेंटेन करने की कॉस्ट, चार्ज, एक्सपेंस, ठीक है, इन पे ये कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। तो अब इसको याद कैसे करना, देखो आपको याद करने का तरीका बताता हूँ, डायग्राम से समझ लो। ये मॉर्गेजी है, इसको कितना पैसा चाहिए। ठीक है, सबसे पहले ये प्रॉपर्टी है, प्रिंसिपल अमाउंट, फिर उसके बाद इंटरेस्ट, ठीक है, फिर इसका सूट का खर्चा, कॉस्ट ऑफ सूट, ठीक है, फिर उसके बाद इस प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस के लिए जो खर्चा लगा, मेंटेनेंस पे जो आया कॉस्ट, चार्ज या एक्सपेंस जो भी आया वो, और इसमें इसका इंटरेस्ट। ठीक है, याद हो गया। ये 3 चीज़ों पे हर टाइम आएगा पैसा। अब ये हर टाइम यही आएगा, ये जो अमाउंट आएगा ना, ये अमाउंट पहले इंक्वायर करा जाएगा प्रिलिमिनरी डिग्री के अंदर, फिर इस अमाउंट को डिक्लेयर करा जाएगा। फिर हर बार हर रूल में यही होगा, देखना, डिक्लेयर करने के बाद ऑप्शन दिया जाएगा मॉर्गेजर को
मॉर्गेजर को ऑप्शन दे देगा कि ये पैसा पे कर दे, पे द अमाउंट, ठीक है। अगर ये पे कर देता है तो प्रॉपर्टी इसकी, चाहे कोई भी सूट हो, चाहे फोरक्लोजर का सूट हो, चाहे सेल का सूट हो, जो मर्जी सूट हो, अगर ये पे कर देता है तो जो प्रिलिमिनरी डिक्री मॉर्गेजी के फेवर में आई थी ना, वो फाइनल डिक्री जो होगी वो मॉर्गेजर के फेवर में आ जाएगी। ऐसा पहली बार देखा गया है कि जिसके, देखो जनरल रूल क्या है, जिसके फेवर में प्रिलिमिनरी डिक्री आती है उसी के फेवर में फाइनल डिक्री आती है। लेकिन मॉर्गेजर के केस में क्या है, अगर प्रिलिमिनरी डिक्री मॉर्गेजी के फेवर में आई है तो फाइनल डिक्री मॉर्गेजर के फेवर में आ सकती है अगर वो पेमेंट कर देता है तो, ठीक है। अगर उसने ये पेमेंट नहीं करी तो फाइनल डिक्री जो है मॉर्गेजी के फेवर में आ जाएगी हमेशा, ठीक है। यही पढ़ने वाले हो अब आगे जाकर आप। बस आप ये 3 चीज़ें याद रख लेना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ द सूट प्लस मेंटेनेंस प्लस द कॉस्ट चार्जेस एक्सपेंसेस दैट आर रिलेटेड टू दी मॉर्गेज सिक्योरिटी, ऐसे लिख देना, ठीक है। मेंटेनेंस वर्ड इंक्लूड मत करना क्योंकि यहाँ पे लॉ में दे नहीं रखा, पर ये आप समझ लेना, प्लस इंटरेस्ट इनकर्ड अपॉन इट, बस, ठीक है। चलो, प्रिंसिपल इंटरेस्ट हो गया, ये सब हो गया। अब उसके बाद क्या है, कोर्ट डिक्लेयर कर देती है अमाउंट, फिर डायरेक्ट करेगी कि भैया अगर डिफेंडेंट कौन है इस केस में, मॉर्गेजर है। फोरक्लोजर के सूट में डिफेंडेंट कौन होगा, मॉर्गेजर होगा, और प्लेंटिफ कौन होगा, मॉर्गेजी होगा, ओके। दैट इफ द डिफेंडेंट पेज इनटू द कोर्ट द अमाउंट सो फाउंड और डिक्लेयर्ड ड्यू ऑन और बिफोर सच डेट एज द कोर्ट में फिक्स विद इन 6 months, तो अगर डिफेंडेंट जो है 6 महीने के अंदर अंदर वो सारा पैसा दे देता है जो हमने अभी देखा, ठीक है, तो फाइनल डिग्री किसके फेवर में आ जाएगी, डिफेंडेंट के फेवर में। डिफेंडेंट कौन है, मॉर्गेजर है, ओके। अब 6 महीने के अंदर तो है ही है, साथ साथ ना अब देखो अब क्या है, टाइम बढ़ सकता है। अगर मान लो वो पैसे ना दे पाए तो क्या टाइम बढ़ाया जा सकता है, तो रूल 2 जो होगा ना, रूल 2 कहता है, सब रूल टू कहता है कि हाँ ठीक है, कोर्ट जस्टिस के इंटरेस्ट में वो टाइम जो फिक्स करा था वो बढ़ा सकता है, ठीक है, कि चलो कोई बात नहीं तुम और दे दो, ठीक है। फिर और जो अमाउंट, अगर जब टाइम बढ़ेगा तो और अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, फिर जो सब्सिक्वेंट कॉस्ट आएगी, सब्सिक्वेंट चार्ज होगा, सब्सिक्वेंट एक्सपेंस लगेगा, सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट आएगा, वो भी पे करना पड़ेगा। भैया टाइम बढ़ा ले, पैसे दे दे, और तो ऐसा हो जाएगा। कंसेप्ट समझ आ गया आपको, बड़े आराम से कर लोगे अब आप आंसर, ठीक है। 6 महीने का टाइम मिला, 6 महीने का टाइम मिल गया। अब 6 महीने के टाइम के बाद अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लेते हो तो एक्स्ट्रा टाइम की जो कॉस्ट लगेगी उसमें इंटरेस्ट लगेगा, वो भी पे करना पड़ेगा मॉर्गेजर को। टाइम बढ़ता जाएगा, पैसे बढ़ते जाएंगे। अच्छा, अगर आपने पैसे दे दिए तो फाइनल डिग्री आपके फेवर में आ जाएगी। जब फाइनल डिग्री आपके फेवर में आएगी तो क्या क्या मिलेगा आपको, पहले तो प्रॉपर्टी के सारी डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगी। सुनना, तो अगर फाइनल डिग्री मॉर्गेजर के फेवर में आती है तो क्या मिलता है, सबसे पहले उसको मिलती है डॉक्यूमेंट्स सारे घर की। टाइटल है तो टाइटल मिलता है। और अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी गई है, किसी मॉर्गेज में ना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाती है, जैसे इंग्लिश मॉर्गेज में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी जाती है तो उसको रीट्रांसफ़र करा जाएगा। और अगर पोजेशन दी गई थी तो पोजेशन डिलीवर करी जाएगी वापस, ठीक है। और टाइटल के डीड्स दिए गए थे तो टाइटल डीड्स रिटर्न करे जाएंगे। ऐसे आप एग्जांपल बना के लिख सकते हो। आपने मॉर्गेज पढ़ा होगा तो आराम से बना के लिख दोगे आप। ऑल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, इन द पोजेशन और पावर रिलेटिंग टू मॉर्गेज प्रॉपर्टी एंड रीट्रांसफर द प्रॉपर्टी, और अगर रिक्वायर्ड है रीट्रांसफर, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट जाएंगी। मॉर्गेजरी को कोई पैसे नहीं देना, मॉर्गेजी को देना है। और एक बात याद रख लेना कि प्रॉपर्टी अब जो होगी ना वो फ्री हो जाएगी मॉर्गेज से, और फ्री हो जाएगी इनकम्बरेंसेस से। इनकम्बरेंस फ्री हो जाएगी यानी कि डेट फ्री हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी पे कोई कर्जा नहीं रहा, सारा पैसा पे कर दिया मॉर्गेजर ने। तो कोर्ट डिक्लेयर कर देगा दैट प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज फ्री एंड फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, और डिपेंडेंट को पोजेशन मिल जाएगी। ये कंसेप्ट समझ आ गया आपको, तो आगे जाके इस फोरक्लोजर की जब सेल वेल के आगे जो रूल्स पढ़ोगे ना आप, तो उसमें सब यही लिखा होगा और कुछ नहीं है। अच्छा, अगर भैया पे नहीं करा उसने, डिफेंडेंट ने यानी कि मॉर्गेजर ने पे नहीं करा, तो सारा का सारा डिक्री जो होगी फेवर में आएगी मॉर्गेजी के, फाइनल डिक्री मॉर्गेजी के फेवर में आ जाएगी। और फिर अब मॉर्गेजर की सारी राइट्स डिवाइड हो जाएंगी, वो उससे कुछ नहीं मिलेगा। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट एडजस्ट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्सिक्वेंट कॉस्ट एक्सेट्रा, ये तो हो गया हमारा। तो प्लेंटिफ जो है, प्लेंटिफ शैल बी एंटाइटल्ड टू अप्लाई फॉर अ फाइनल डिग्री। तो ये वाला पॉइंट आता है कि अगर एक बार जो प्रिलिमिनरी डिग्री आई, फिर उसके बाद पैसा आया अमाउंट, अब अमाउंट जो उसने पे नहीं करा, किसने पे नहीं करा, मॉर्गेजर ने पे नहीं करा। तो मॉर्गेजर ने जब पे नहीं करा तो उसके बाद जो है मॉर्गेजी को अप्लाई करना पड़ेगा फाइनल डिग्री के लिए। जब वो अप्लाई करेगा फाइनल डिग्री के लिए, उसके बाद जाकर सारा का सारा जो पैसा है, फोरक्लोजर का सूट है ना, फोरक्लोजर के सूट में बस कुछ नहीं मिलने वाला, मॉर्गेजर की राइट्स खत्म हो गई हैं।
अब मॉर्गेजी को ओनरशिप मिल जाएगी और कुछ नहीं मिलने वाला, और ओनरशिप मिलेगी प्लस कॉस्ट मिलेगी जो उसकी सूट में लगी है। ठीक है, देखो ये तो हो गया। क्या डिग्री आएगी? टू अप्लाई फॉर फाइनल डिग्री डिबारिंग द डिफेंडेंट फ्रॉम ऑल द राइट्स टू रिडीम द प्रॉपर्टी। ठीक है, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। वेर इन अ सूट ऑफ फोरक्लोजर सब्सिक्वेंट मॉर्गेजेस और पर्सन डिराइविंग टाइटल फ्रॉम और सबरोगेटिव टू द राइट ऑफ एनी such mortgages are joined as parties, preliminary decree shall provide for the adjudication of the respective rights and liability of the parties to the suit in the manner set from। कुछ नहीं है भैया, जो प्रिलिमिनरी डिक्री आएगी ना उसका फॉर्म बता दो, फॉर्म नंबर 9 और फॉर्म नंबर 10 है, और अपेंडिक्स नंबर डी में उसका फॉर्मेट है। कुछ चेंजेस लाने हो तो वो ला सकते हो आप, और सारी जितने भी बंदे हैं वो पार्टीज टू सूट ऐड हो ही जाते हैं। ये तो हमने पढ़ ही लिया रूल नंबर 1 में। तो ये हमारा कंसेप्ट है प्रिलिमिनरी डिग्री का। अब फाइनल डिग्री देख लो। तो अगर फाइनल डिग्री पास होने से पहले वही सेम बात, अगर डिफेंडेंट पेमेंट कर देता है, डिफेंडेंट कौन? मॉर्गेजर पेमेंट कर देता है, तो अब क्या होगा? तो अब फाइनल डिग्री उसके फेवर में आ जाएगी, तो उसको क्या क्या मिलेगा? डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगी, रीट्रांसफर हो जाएगा, पोजेशन मिल जाएगी, ये 3 चीज़ हो जाएंगी। अगर रीट्रांसफर करें रीट्रांसफर हो जाएगा, पोजेशन चाहिए पोजेशन मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट्स चाहिए डॉक्यूमेंट्स तो मिलनी है, टाइटल डीड सब मिल जाएगा। और अगर उसने पेमेंट नहीं करी तो फाइनल डिग्री जो है हमारी मॉर्गेजी के फेवर में आ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा? मॉर्गेजर की सारी राइट्स जो रिडीम करने की थी वो डिबार्ड हो गई है। ठीक है, ओके। ऑन द पासिंग ऑफ फाइनल डिग्री ऑल लायबिलिटीज जो होंगी डिफेंडेंट की अब खत्म हो जाएगी, मॉर्गेज का जो उसका सारा डेट था वो डिस्चार्ज हो जाएगा, और सारा पैसा सारी प्रॉपर्टी की राइट्स मॉर्गेजी को मिल जाएगी। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गया आपको? फाइनल डिग्री क्या होती है, प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है, बना के लिखना आपने, दोनों को मिक्स करके 1-1.5 पेज का आंसर लिखना है बस। ओके, तो अब देखो रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 बात करता है कि वे सेल के अंदर प्रिलिमिनरी डिग्री क्या होती है, कैसे पास होती है। देखो वो सिंपल बात है, सेल का सूट है, द प्लेंटिफ सक्सीड्स, प्लेंटिफ कौन है? हमारा मॉर्गेजी। द कोर्ट शैल पास अ प्रिलिमिनरी डिग्री, कोर्ट जो है प्रिलिमिनरी डिग्री पास करेगा। प्रिलिमिनरी डिग्री में क्या होगा? रूल 2 के सब रूल 1 के ABC वाले पॉइंट्स, रूल 2 के सब रूल 1 के ABC वाले पॉइंट्स, ABC वाले पॉइंट्स, ये 1 2 3 ये सब सेम चीज़ें, ठीक है, जो हमने देख ली है। ओके, एंड फर्दर डायरेक्टिंग दैट अगर डिफेंडेंट जो है वो पैसा दे देता है तो हम सेल नहीं करेंगे, फाइनल डिग्री मॉर्गेजर के फेवर में कर देंगे। लेकिन डिफेंडेंट अगर पैसा नहीं देता तो फिर प्लेंटिफ एंटाइटल्ड हो जाएगा फाइनल डिग्री के लिए, यानी कि मॉर्गेजी एंटाइटल्ड हो जाएगा फाइनल डिग्री के लिए। और एक बार वो एंटाइटल्ड हो गया तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी या उसका सफिशेंट पार्ट जितना ज़रूरी है मॉर्गेजी को पैसा देने के लिए वो सेल कर दिया जाएगा। सेल करने के बाद जो प्रोसीड आएगी उससे क्या होगा? सेल के एक्सपेंस निकाले जाएंगे, और वो पहले सेल के एक्सपेंस काट के सारा पैसा कोर्ट में जाएगा। कोर्ट में जाने के बाद जो है मॉर्गेजी अप्लाई करेगा कि सर मुझे मेरा पेमेंट दे दो। ठीक है, तो जो भी पेमेंट उसके ऊपर डिक्लेयर करी गई थी प्रिलिमिनरी डिग्री के अंदर, जो ड्यू थी प्लेंटिफ पे वो दे देंगे, साथ में जो अमाउंट एडजस्ट करा गया है कॉस्ट चार्ज एक्सपेंस इंटरेस्ट वगैरह वगैरह वो दे देंगे। अब जो बचा बैलेंस वो जाएगा हमारे मॉर्गेजर को, भैया ये ले तुम्हारी प्रॉपर्टी से एक्स्ट्रा पैसा बच गया वो ले लो, या कोई और पर्सन एंटाइटल्ड होगा रिसीव करने के लिए उसके बाद चला जाएगा। इतना ही आपने याद करना बस। ठीक है, अच्छा आगे देखो, द कोर्ट मे ऑन गुड कॉज टाइम एक्सटेंड कर सकता है कि भैया ठीक है डिफेंडेंट मैं तुमको थोड़ा और टाइम दे रहा हूँ तो तुम टाइम ले लो तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट बढ़ जाएगी फिर और पैसा देना पड़ेगा, तो देख लो आप। ठीक है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट रूल है यार, क्या सेल की जा सकती है फोरक्लोजर सूट के अंदर? क्या सेल की जा सकती है? क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर इन द केस ऑफ एन एनॉमलस मॉर्गेज, अगर एनॉमलस मॉर्गेज वाला है मतलब मिक्स मॉर्गेज है, यूसुफ्रक्चरी मॉर्गेज विद कंडीशनल सेल विद सिंपल मॉर्गेज, कुछ भी ऐसा कोई मिक्स मॉर्गेज है ना, पता नहीं चल रहा, तो उस केस में जो है सेल की जा सकती है फोरक्लोजर के सूट में भी। ठीक है, द कोर्ट में एट द इंस्टांस ऑफ एनी पार्टी टू द सूट, किसी पार्टी के कहने पे, और ऑफ एनी अदर पर्सन जो इंटरेस्टेड है मॉर्गेज सिक्योरिटी में या राइट ऑफ रिडम्पशन में, उसकी फोरक्लोजर की जगह एक और डिग्री पास कर देगा जिसके अंदर ये बोलेगा जिसमें ये बोलेगा कि आप कोर्ट में पहले तो रीजनेबल सम जो है जिसमें सेल के एक्सपेंसेस मीट हो जाए वो जमा करा दो, और क्या कहते हैं टर्म्स जो भी होंगी उनको सिक्योर करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को सिक्योर करने के लिए पैसा जमा करा दो, हम सेल कर देंगे। तो वेर इन अ सूट फॉर सेल और अ सूट फॉर फोरक्लोजर इन विच सेल इज ऑर्डर्ड, बेसिकली आपको ने यहाँ पे एक चीज याद करनी है कि एनॉमलस मॉर्गेज के अंदर फोरक्लोजर सूट में भी सेल हो जाती है। ये प्री का क्वेश्चन है, बस इतना ही याद कर लेना कि यस एज पर सब रूल 3 ऑफ रूल नंबर 4 ऑफ ऑर्डर नंबर 34 सेल इन अ फोरक्लोजर सूट कैन बी डन इफ इट इज एन एनॉमलस मॉर्गेज। बस इतना ही बहुत है। ठीक है,
तो वेर इन अ सूट फॉर सेल और फॉर सूट ऑफ फोरक्लोजर इन विच सेल इज ऑर्डर्ड सब्सिक्वेंट मॉर्गेजेस आ गए हैं, वही सेम बात, वो जो हमने पहले ऊपर पढ़ा था ना, प्रिलिमिनरी डिक्री का फॉर्मेट क्या होगा, फॉर्म नंबर 9 और फॉर्म नंबर 10 और क्या कहते हैं, और फॉर्म नंबर 11 भी है यहाँ पर सेल के लिए ना। तो फॉर्म नंबर 9, 10, 11 अपेंडिक्स डी का ये है, बस इतना याद कर लेना और कुछ नहीं है, प्री में आ जाएगा, कभी कभार दिमाग में रहना चाहिए 9, 10, 11, ठीक है। अच्छा, अब सेल में फाइनल डिग्री देनी है, तो फाइनल डिग्री पहले क्या होगा, सेल कंफर्म होने से पहले अगर डिफेंडेंट पैसा दे देता है तो बात खत्म है, डिफेंडेंट पैसा दे देगा तो फाइनल डिग्री उसके फेवर में आ जाएगी। अगर फाइनल डिग्री उसके फेवर में आ गई तो डॉक्यूमेंट्स, रीट्रांसफर और पोजेशन तीनों चीज़ मिल जाएगी उसको, अगर बनती है जो भी बनता है इसमें से। और अगर वो नहीं देता पैसा तो मॉर्गेज प्रॉपर्टी सोल्व कर दी जाएगी। लेकिन अगर सेल करने के बाद वो पैसा दे दे तो पैसा दे तो देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पैसे देने के साथ साथ उसको 5% जो है कंपनसेशन भी पे करना पड़ेगा, परचेज मनी का 5% कंपनसेशन के तौर पे परचेजर को दिया जाएगा, फिर सारी प्रॉपर्टी वापस यही चीज़ें मिल जाएंगी इसको, ठीक है, ओके। और वेर पेमेंट इन अकॉर्डेंस हैज़ नॉट बीन मेड, तो प्लेंटिव के फेवर में फाइनल डिग्री आ जाएगी। फिर जो सेल का पैसा आएगा उस सेल के पैसे को हम पहले कोर्ट में जमा कराएंगे, कोर्ट में जमा कराने के बाद जो है फिर प्लेंटिव को मिलेगा, उसके बाद जो है डिफेंडेंट को मिलेगा, डिफेंडेंट कौन है, मॉर्गेजर, तो वही सब आ जाएगा। अच्छा, अगर मान लो सेल करने के बाद भी पैसा बच गया, अभी और लेना मॉर्गेजी ने, अभी पूरा नहीं पड़ा, तो जितना बचा हुआ है ना उसको मनी डिक्री की तरह हम सॉल्व करेंगे, यानी कि हम मानेंगे जैसे रिकवरी ऑफ मनी का सूट फाइल कर रहे हैं ना, तो वैसे हम रिकवर कर लेंगे उससे, ठीक है, ओके। देखो, इफ नेट प्रोसीड ऑफ एनी सेल आर फाउंड इनसफिशिएंट, एप्लीकेशन बाय हिम मे इफ द बैलेंस इज लीगली रिकवरेबल फ्रॉम द डिफेंडेंट, अदरवाइज देन आउट ऑफ द प्रॉपर्टी सोल्ड पास अ डिक्री फॉर सच बैलेंस, तो उसके ऊपर एक मनी डिक्री आ जाएगी कि बाकी बचा पैसा एज अ मनी डिक्री की तरह रिसीव करा जाए। सेम था रूल 6, क्लियर हो गया। अब आता है रूल 7, प्रीलिमिनरी डिक्री इन रिडम्पशन सूट। प्रीलिमिनरी डिक्री इन रिडम्पशन सूट में कौन प्लेंटिफ होगा, मॉर्गेजर होगा। अगर मॉर्गेज सक्सीड कर जाता है तो पहले इंक्वायरी बिठाई जाएगी, वही 3 बात पे, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट प्लस कॉस्ट एक्सपेंस चार्ज एक्सेट्रा विद इंटरेस्ट, जो हमने पढ़ा था, ठीक है। उसको बाद उसको डिक्लेयर करा जाएगा, फिर डायरेक्ट करा जाएगा। अगर ये पैसा जो है प्लेंटिफ दे देता है, प्लेंटिफ यानी कि मॉर्गेजर जमा कराता है 6 महीने के अंदर तो प्रॉपर्टी उसको मिल जाएगी। अगर वो नहीं देता तो फाइनल डिग्री डिफेंडेंट के फेवर में आएगी, जिसके अंदर जो है ये मॉर्गेज की रिडम्पशन की जो राइट्स है वो खत्म हो जाएंगी। यही बात कर रखी सारी की सारी, ठीक है। तो डिफेंडेंट डिलीवर करेगा डॉक्यूमेंट्स, रीट्रांसफर, पोजेशन हमने देख ही लिए अभी। और अगर जो है हमारी पेमेंट नहीं होती है तो डिफेंडेंट जो है वो फाइनल डिग्री के लिए एंटाइटल्ड हो जाएगा। देखो, अब ये पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, अगर यूसुफैक्चरी मॉर्गेज नहीं है, एनॉमलस मॉर्गेज नहीं है और कंडीशनल सेल मॉर्गेज नहीं है, ठीक है, यूसुफैक्चरी, एनॉमलस और कंडीशनल, तो क्या होगा, प्रॉपर्टी होगी सेल, ठीक है, सोल्ड हो जाएगी प्रॉपर्टी, क्योंकि यूसुफैक्चरी, एनॉमलस, कंडीशनल में जो है सेल हो जाती है प्रॉपर्टी। लेकिन अगर कंडीशनल सेल वाला मॉर्गेज है और अनॉमलस मॉर्गेज है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फोरक्लोज्ड, ठीक है। कंडीशनल सेल और एनॉमलस में फोरक्लोज्ड हो जाती है, और क्या कहते हैं हमारी इनके अलावा बाकी में प्रॉपर्टी सेल हो जाती है। यहाँ पे फोरक्लोज हो जाती है, यहाँ सेल हो जाती है, क्लियर हो गया। यूसुफैक्चरी में भी फोरक्लोजर होता है क्योंकि वहाँ पर पोजेशन है ही आपके पास, तो पोजेशन रखो, अपना मजे करो, ओनरशिप भी ले लो, और क्या होगा, ठीक है। कोर्ट जो है भैया एक्सटेंड कर सकती है टाइम, ताकि आप पैसा दे सको। पैसा एक्सटेंड कर रही है तो फिर सब्सिक्वेंट चार्ज भी लगाएगी, ओके। फाइनल डिग्री आ जाएगी फिर रिडम्पशन के अंदर। फाइनल डिग्री कैसे होगी, अगर मान लो प्लेंटिफ जो है पेमेंट कर देता सारी की सारी जितनी भी उसको बताई गई थी, तो वो अगर पे कर देता है तो फिर प्लेंटिफ एप्लीकेशन फाइल करेगा कि मेरे फेवर में फाइनल डिग्री दे दो। जो फाइनल डिग्री उसके फेवर में देंगे तो डॉक्यूमेंट, रीट्रांसफर, पोजेशन वगैरह मिल जाएगी उसको। और अगर प्रॉपर्टी पहली सोल्ड हो चुकी है तो 5% उसको देना पड़ेगा एज अ परचेज मनी का, एज अ कंपनसेशन परचेजर को। फिर परचेजर जो है वो उसको उसका सारा पैसा मिल जाएगा और वो प्रॉपर्टी इसको दे देगा। ये तो हमने देख ही लिया, ओके। अगर पेमेंट नहीं करता तो डिफेंडेंट जो है वो क्या करेगा, अपने फेवर में फाइनल डिग्री ले लेगा। और अगर कंडीशनल सेल, देखो इन केस ऑफ कंडीशनल सेल और एनॉमलस मॉर्गेज, ठीक है, तो फाइनल डिग्री पास होगी जिसमें प्लेंटिफ को फोरक्लोजर का राइट मिलेगा, कि यानी कि मॉर्गेज प्रॉपर्टी जो है प्लेंटिफ नहीं सॉरी डिफेंडेंट को फोरक्लोजर का राइट मिलेगा और प्लेंटिफ की सारी राइट्स खत्म हो जाएंगी मॉर्गेज प्रॉपर्टी से, वो डिबार्ड हो जाएगा। और अगर अदर देन अदर मॉर्गेज है, ठीक है, जो कि जहाँ पर सेल होना चाहिए था तो वहाँ सेल हो जाएगा। फिर सेल करेंगे, सेल करने के बाद पैसा कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में जाने के बाद डिफेंडेंट को मिलेगा, डिफेंडेंट मिलने के बाद जो बैलेंस बचता है वो जाएगा प्लेंटिफ पे, जैसा हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, ओके।
अच्छा, अब रिडम्पशन के जो आया पैसा देखो, वे द नेट प्रोसीड्स ऑफ सेल जो हुई है, वो रिडम्पशन वाले सूट में जो सेल हुई है ना हमारी, वो इनसफिशेंट हो गई है, ठीक है। तो इनसफिशेंट हो गया तो बाकी पैसा बचा, जो पैसा है वो डिफेंडेंट कैसे लेगा प्लेंटिफ से, जैसे कि मनी डिग्री की तरह लेता, पढ़ी लिया हमने सारा का सारा। ओके, अब रूल 9 आता है, डिक्री वेयर नथिंग इज फाउंड ड्यू और वेयर मॉर्गेजी हैज़ बीन ओवरपेड। अगर मॉर्गेजी को ओवरपे कर दिया गया, देखो दैट नथिंग इज ड्यू टू द डिफेंडेंट और दैट ही हैज़ बीन ओवरपेड, द कोर्ट शेल पास अ डिक्री डायरेक्टिंग डिफेंडेंट। अगर वो प्रॉपर्टी रिट्रांसफर कर दे, अब ये तेरा सारा पैसा दे दिया ना तूने, तेरे को सारा पैसा मिल गया, तो तू एक काम कर, प्रॉपर्टी रीपे कर दे, रिट्रांसफर कर दे, और तेरे को जो एक्सेस में अमाउंट गया है वो तू प्लेंटिफ को पे कर दे। अगर तेरा सारा पैसा चुका दिया हमने तो प्रॉपर्टी वापस कर, और अगर एक्स्ट्रा आ गया तेरे पास तो एक्स्ट्रा जो अमाउंट है वो दे दे वापस। क्लियर है बस, और प्लेंटिफ को पोजीशन में डाल दे, ठीक है, और तो कुछ नहीं है। आगे, cost of mortgagee subsequent to decree. In finally adjusting the amount to be paid to a mortgagee in case of foreclosure, sale, redemption, court shall, unless in the case of cost of the suit, the conduct of the mortgagee has been such as to disentitle him thereto. देखो यहाँ पर क्या है कि अगर सूट के दौरान जो है मॉर्गेजी का कंडक्ट ऐसा था कि नहीं उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए, तो उसको छोड़ देते हैं। इसके अलावा जो है मॉर्गेज मनी के साथ साथ उसको कॉस्ट मिलती है, अदर कॉस्ट जो भी उसकी लगी है, जितना भी चार्ज, जितने भी एक्सपेंसेस जो भी उसने प्रॉपर्टी में लगे हैं ना उसके, वो सारे के सारे लग जाएंगे, उसको मिल जाएंगे। कब से कब तक मिलेंगे? प्रीलिमिनरी डिक्री जब जिस दिन आई उस दिन से लेकर जब तक उसको एक्चुअल पेमेंट नहीं हो जाती तब तक के। प्रीलिमिनरी डिग्री से पहले का तो सारा प्रीलिमिनरी डिग्री के अंदर आई गया। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा अमाउंट वगैरह जो लग रहा है ना उसको, वो फाइनल डिग्री के अंदर तक का जब तक पेमेंट नहीं जाती, ये वाला रूल 10 बताता है, ठीक है। दोबारा सुन लो, ये मैंने आज लोन दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रीलिमिनरी डिग्री आई, यहाँ से लेके यहाँ तक फाइनल डिग्री आई, और यहाँ से लेके यहाँ तक पेमेंट हो गई, ठीक है। तो ये जो कॉस्ट वगैरह लगी है तो रूल 10 में आ गई, और ये जो बचा ये सारा प्रीलिमिनरी डिग्री के अंदर आ गया, ठीक है। हाँ, प्रोवाइडेड एट मॉर्गेज, अब देखो क्या, प्रोवाइडेड एट मॉर्गेजर बिफोर और एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट टेंडर्स और डिपॉजिट अमाउंट ड्यू ऑन मॉर्गेज और सच अमाउंट एज इज नॉट सब्सिक्वेंटली डेफिशिएंट इन द ओपिनियन ऑफ द कोड। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ना ऑर्डर नंबर 24 आ जाता है। देखो मॉर्गेजर ने ना सारा पैसा पहले ही दे दिया उसको, लेकिन मॉर्गेजी कहता है कि नहीं मुझे तो पूरा पैसा मिला ही नहीं है। वो कहता है मैंने दे दिया। वो मॉर्गेजी कहता है नहीं मिला, तो सूट इंस्टीट्यूट होता है। फिर बाद में प्रूव हो जाता है कि हाँ दे तो दिया था, तो अब एक्स्ट्रा फालतू में पैसा लगा है ना मॉर्गेजर का, तो मॉर्गेजी जो है कॉस्ट भरेगा मॉर्गेजर को, ठीक है। यही ऑर्डर 24 कहता है कि जैसे मान लो कि डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट ने सारा पैसा दे दिया, लेकिन प्लेंटिव को फिर भी लग रहा है कि नहीं दिया, तो वो केस कर लेता है। तो जो एक्स्ट्रा फालतू में अब डिफेंडेंट की जो कॉस्ट लगेगी आपके केस की वजह से, और रिजल्ट तो यही आया है कि सारा दे दिया था, तो अब प्लेंटिव भरता है कॉस्ट। तो यही बोल रखा है कि मॉर्गेजर जो है अगर टेंडर कर दे या डिपॉजिट कर दे सारा अमाउंट, और वो सब्सिक्वेंटली डेफिशिएंट नहीं है मॉर्गेजर के ओपिनियन, कोर्ट के ओपिनियन में भी और मॉर्गेजर के ओपिनियन में भी, लेकिन मॉर्गेजी तो मान ही नहीं रहा, तो मॉर्गेजर जो है अगर जब सूट इंस्टीट्यूट होगा इसके ऊपर, जब कोई इशू सॉल्व होगा, डिटरमाइन होगा, तो कॉस्ट जो भी लगेगी सूट की वो मॉर्गेजी पे करेगा मॉर्गेजर को। ओके, रूल 10A, पावर ऑफ कोर्ट टू डायरेक्ट मॉर्गेजी टू पे मीन प्रॉफिट्स। अब वेर इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर द मॉर्गेजर हैज़ बिफोर एट द टाइम ऑफ इंस्टीट्यूशन टेंडर डिपॉजिट सम। अब देखो यहाँ पर क्या है कि फोरक्लोजर का सूट था, ठीक है, मॉर्गेजर ने सारा पैसा दे दिया, आज मान लो सारा पैसा दे दिया, लेकिन मॉर्गेजी कहता है नहीं है सब्सिक्वेंट नहीं, ये तो डेफिशिएंट है। मॉर्गेजर कह रहा है कि नहीं सब्सटेंशियली डेफिशिएंट नहीं है, कोर्ट के ओपिनियन में भी सब्सटेंशियली डेफिशिएंट नहीं था, तो एक तो उसको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी मॉर्गेजी को, जो हमने देख ली यहाँ पर रूल नंबर 10 के अंदर, और उसके बाद जो मीन प्रॉफिट लगा है उसकी प्रॉपर्टी जो उसके पास पड़ी है, वो मीन प्रॉफिट को तो पे करना पड़ेगा मॉर्गेजी को, तो मॉर्गेजी जो है मीन प्रॉफिट भी पे करेगा फॉर द पीरियड बिगिनिंग विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट, जहाँ से सूट इंस्टीट्यूट हो रहा है वहाँ से लेकर आगे तक का, ठीक है। आगे आता है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन एनी डिक्री पास इन अ सूट फॉर फोरक्लोजर, सेल और रिडम्पशन वे इंटरेस्ट इज लीगली रिकवरेबल, द कोर्ट में ऑर्डर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द मॉर्गेजी एज फॉलोज। इंटरेस्ट अप टू द डेट ऑन और बिफोर विच द पेमेंट ऑफ द अमाउंट फाउंड और डिक्लेयर्ड ड्यू इज अंडर द प्रीलिमिनरी डिग्री। जो इंटरेस्ट प्रीलिमिनरी डिग्री के अंदर मेंशन था वो तो मिलता जाएगा, मॉर्गेजर पे कर देगा उसको, ठीक है, या फिर कोई और पर्सन जो प्रॉपर्टी को रिडीम कर रहा है तो वो दे देगा। अब एक तो ये इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, और आगे आ गया अप टू ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट फाउंड और डिक्लेयर ड्यू ऑन द मॉर्गेज एट द रेट
पेबल ऑन द प्रिंसिपल। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि इंटरेस्ट तो डिक्लेयर कर दिया प्रीलिमिनरी डिग्री के अंदर, जो इंटरेस्ट पार्टीज ने डिसाइड करा था वो इंटरेस्ट दे देंगे। अगर कोई रेट फिक्स नहीं करा था तो कोर्ट जितना भी उसको रीजनेबल लगता है वो उतना दिलवा देगी, ठीक है। ऑन द अमाउंट एडजस्ट ड्यू टू द मॉर्गेजी, अब कॉस्ट चार्ज एक्सपेंस जो भी प्रॉपर्टी पे लगे ना उस पर तो इंटरेस्ट बनेगा, वो इंटरेस्ट भी तो कोर्ट दिलवाएगी। तो अगर वो फिक्स है तो वो अलग बात है, लेकिन वो फिक्स तो नहीं होता तो कोर्ट यहाँ पे ना 6% पर एनम तक का इंटरेस्ट डिसाइड कर देती है, क्योंकि यही रीजनेबल होता है, ठीक है। यहाँ पर तो जो कोर्ट जिसको जो भी रीजनेबल लगे वो दे सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6% पर एनम का है। इसके बाद अगर जो एक्चुअल पेमेंट जब तक नहीं मिल जाती तो उसके बाद भी तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट लगेगी, सब्सिक्वेंट कॉस्ट लगने के बाद भी सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट आएगा, तो उसमें भी जो भी रेट लगेगा वो कोर्ट को रीजनेबल तो वो लगा देगी रीजनेबल। तो यहाँ पर आपने इंटरेस्ट में यही कहना है कि भैया जो भी प्रीलिमिनरी डिग्री का इंटरेस्ट आया वो प्रिंसिपल अमाउंट पे वो जो इंटरेस्ट लगेगा वो अगर पार्टीज ने डिसाइड कर रखा है फिक्स तो वो होगा, अदरवाइज कोर्ट को जो रीजनेबल लगता है वो कर देगी। और जो कॉस्ट वगैरह पे है वो तो 6% पर एनम कोर्ट ने डिसाइड कर रखा है। आगे सेल ऑफ प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू प्रायर मॉर्गेज। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर कंसेप्ट आया वंस अ मॉर्गेज इज ऑलवेज अ मॉर्गेज, ठीक है। तो वेयर एनी प्रॉपर्टी द सेल ऑफ विच इज डायरेक्टेड अंडर दिस ऑर्डर इज सब्जेक्ट टू अ प्रायर मॉर्गेज। तो यहाँ पर क्या है कि एक प्रायर मॉर्गेज है पहले से ही है, और आपने क्या कर रखे हैं, एक और मॉर्गेजी के इंटरेस्ट को सेट आउट कर दिया, तो इस मॉर्गेज का इंटरेस्ट जो है वो अभी सस्टेनेबल है। आप देख से एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, डायग्राम सुन लो। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब ए ने क्या कर रखा था, अपनी प्रॉपर्टी इसको भी मॉर्गेज कर रखी है, इसको भी मॉर्गेज कर रखी है, ठीक है। और क्या हुआ कि इसने प्रॉपर्टी जो है इसको सेल कर दी, इसको सोल्ड कर दी, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये जो बंदा है ना, ये बंदा जो है ऐसे मान के चलेगा कि ये इसका मॉर्गेजी है, ठीक है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट तो बचा है ना, इसको तो पैसे देना ही है, अपना लेना ही है। तो मॉर्गेजर जो बी था, अब ए था जो उसने प्रॉपर्टी सोल्ड कर दी बी को, बी का ड्यूटी बनती है कि इस प्रॉपर्टी से जो पैसा बनता है बी सी का वो चुकाए, ठीक है। तो वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज का कंसेप्ट यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। गिविंग टू सच प्रायर मॉर्गेजी द सेम इंटरेस्ट इन द प्रोसीड्स ऑफ द सेल एज ही हैड इन द प्रॉपर्टी सोल्ड, ठीक है। तो प्रायर मॉर्गेजी जो है उसको सारा सेम इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। आगे सुनो, एप्लीकेशन ऑफ प्रोसीड्स, ये आता है रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक। इसके साथ आप पढ़ते हो सेक्शन नंबर 74 को। 74 में भी रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है कि कैसे कैसे सेल के बाद जो पैसा आता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। यहाँ पर भी प्रोसीड्स के बारे में बता रखा है, तो ये प्री का क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको समझ लेना, ये कहीं कन्फ्यूज ना हो जाना कि सेक्शन 74 की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर 34 रूल 13 की बात कर रहे हैं। देख लेना, मॉर्गेज का मामला होगा, रेटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो रूल 13 लगाना आपने। पहले पैसा कोर्ट में आएगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी पहले सेल के एक्सपेंसेस होंगे वो निकलेंगे, उसके बाद प्रायर मॉर्गेजी को पैसा मिलेगा सारा का सारा, उसके बाद इंटरेस्ट जो भी ड्यू था वो जाएगा, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट पे जाएगा, उसके बाद जो रेजिड्यू होगा फिर जो भी बंदा प्रूव कर दे कि वो प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, उसका राइट है, उसको मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसे जाएंगी, और फिर बाकी बचा पैसा जो है मॉर्गेजर को जाएगा। और सेक्शन 57 जो इनकम्बरेंसेस वाला था, प्रॉपर्टी इनकम्बरेंसेस फ्री हो जाएगी, तो वो सारी पावर जो है वो टीपे की वो अफेक्ट नहीं हो रही है, प्रॉपर्टी इनकम्बरेंस फ्री कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है। नाउ नथिंग इन दिस रूल और रूल नंबर 12 अफेक्ट्स द राइट्स कन्फर्ड एंड पावर कन्फर्ड बाय सेक्शन 57 ऑफ टीपीए, ठीक है। चलो दोबारा सुन लो, पहले सेल का एक्सपेंस निकलेगा, फिर प्रायर मॉर्गेजी को पैसा मिलेगा, फिर इंटरेस्ट मिलेगा, फिर प्रिंसिपल मनी मिलेगा, ठीक है। प्रायर मॉर्गेजी यानी कि बताया है ना अभी, सी का इंटरेस्ट जो है वो कटेगा इसके अंदर से, फिर बी को इंटरेस्ट मिलेगा, फिर बी को प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, फिर ए का कोई और बंदा XYZ कुछ हो जिसका इंटरेस्ट हो वो मिलेगा, तब जाकर लास्ट में जो बचा पैसा है वो ए को जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सूट फॉर सेल नेसेसरी फॉर ब्रिंगिंग मॉर्गेज प्रॉपर्टी टू सेल वेयर मॉर्गेजी हैज ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर पेमेंट ऑफ मनी इन सेटिस्फैक्शन ऑफ अ क्लेम अराइजिंग अंडर द मॉर्गेज, he shall not be entitled to bring the mortgage property to sale otherwise than by instituting a suit for sale in enforcement of the mortgage and he may institute। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑर्डर टू रूल 2 कहता है कि आपको ना सारे क्लेम्स एक साथ ज्वाइन करने होते हैं, लेकिन ये जो रूल है रूल 14 ये एक्सेप्शन है ऑर्डर टू रूल 2 का। यहाँ पर क्या है कि अगर मॉर्गेजी ने मनी डिग्री ऑब्टेन कर ली है,
ठीक है, मनी डिग्री ऑब्टेन कर ली है और अब वो प्रॉपर्टी को सेल करवाना चाहता है, तो सेल करवाने के लिए इसको अलग से सूट फाइल करना पड़ेगा। उसी में नहीं बोल सकता कि सर अब चलो सेल भी कर दो प्रॉपर्टी, नहीं, इसको अलग से सूट फाइल करना पड़ेगा, भले ही ऑर्डर टू रूल टू कुछ भी कहता हो। ठीक है, अगर एक मनी डिग्री उसने ले ली है, मनी डिग्री लेने के बाद अगर उसने प्रॉपर्टी सेल करवानी है, सेल करवाने के लिए अलग से सेल का सूट इंस्टीट्यूट होगा। ठीक है, सेल फॉर मॉर्गेज प्रॉपर्टी का। ठीक है, ओके, नथिंग इन दिस सब रूल 1 शैल अप्लाई टू एनी टेरिटरीज टू विच द टीपीए हैज़ नॉट बीन एक्सटेंडेड। जहाँ पे टीपीए एक्सटेंड नहीं करता तो वहाँ पर ये जो सब रूल 1 में लिखा हुआ है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, आगे आता है मॉर्गेज बाय डिपॉजिट टाइटल डीड्स एंड चार्जेस। जितने प्रोविजंस हमारे सिंपल मॉर्गेज के अंदर अप्लाई हो रहे थे वो सारे के सारे टाइटल डीड्स में भी अप्लाई होंगे, और सेक्शन 100 में जो चार्ज लिखा हुआ है उस पर भी अप्लाई होंगे। और वेर ए डिक्रीज फॉर पेमेंट ऑफ मनी एंड चार्जेस it on immovable property on default of payment, the amount may be released by sale of that property in execution of a decree। और अगर जो चार्ज लगाया था, जो पैसा लगाया था, मनी लगाया था जो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, वैसे चार्ज अगर उसको रिकवर करवाना है आपने तो वो कैसे रिलीज करा जा सकता है, उस प्रॉपर्टी को सेल करवा के इन एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था भाई मॉर्गेज का। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।